हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यश की शिक्षा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है? जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में दिखाया है कि 30 आउट ऑफ 30 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स। तो हम इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स ना कहकर हम इसको कहेंगे कि हम टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? फटाफट हम टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल एम्पावरमेंट क्या है, एक नया पेपर है, ठीक है? इसी बार लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? उसको हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है? एक तरीके से बता नहीं सकते। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन्स मैं आपको बताऊँगा, बस एक टॉपिक हम फटाफट रिवाइज़ करेंगे ताकि हमारे को एक ओवरव्यू हो जाए और हम उसको एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। तो इस वीडियो में का मेन मोटिव यही रहेगा कि सारे टॉपिक्स को कवर करना ताकि आप सभी को हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए और आइडियाज़ हो, ठीक है? जब हमारे पास आइडियाज़ नहीं होंगे तो हम अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख पाएँगे? तो सबसे पहले हम आइडियाज़ को लेते हैं, ठीक है? ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं, ठीक है? कि हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट का सिलेबस क्या है? तो यूनिट फर्स्ट को हम देखते हैं सबसे पहले डिजिटल इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा नीड्स एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हम डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट होता क्या है? बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल एम्पावरमेंट क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव क्या है? हमारे को डिजिटली एम्पावर करना, एजुकेट करना, ठीक है? तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम डिजिटल एम्पावरमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको वो देखनी है तो वो देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में हम इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजन्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है? इसके अंदर हमारा जो आता है फर्स्ट आता है डिजिटॉकर। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डिजिटल एम्पावरमेंट की तरह ही आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? मैं आपको डिजिटली सारी चीज़ें दिखाऊँगा, तो प्रॉपर एक नोट्स इसको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको एक बाद में पीडीएफ ज़रूर दे दूँगा। उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब हम चलते हैं डिजी लॉकर के बारे में, ठीक है? डिजी लॉकर क्या होता है बेसिकली? डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जो कि हम उसको आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, ठीक है? एक बोल सकते हैं डिजिटल वॉलेट होता है, ठीक है? जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। अब आप सभी को मन में सवाल आ रहा होगा कि डिजिटल जो डिजी लॉकर होता है हमारा, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? एक डिजिटल वॉलेट होता है, जहाँ पर हर कोई इंडिविजुअल अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है। ये अलाउ करता है पीपल को कि वो अपलोड कर कर अपने डॉक्यूमेंट्स को रख दें, ठीक है? और उसको एक्सेस ले सके। जब भी ज़रूरत हो वो उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? जितने भी हमारे पैन कार्ड हो गए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गए, आधार कार्ड, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है? जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत जल्दी एक्सेस करना इसको मुश्किल होता है। कभी-कभार क्या होता है, हम हमारा जो पैन कार्ड है, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस है, वो खराब हो चुका होता है। लेकिन डिजी लॉकर के थ्रू हम इसको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। डिजी लॉकर का मतलब आपको समझ आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ डिजी लॉकर। अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स भी आ सकते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा डैशबोर्ड होता है जहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और बाकी सारे ऐप्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या है, हमारे को एक ऑप्शन ऐसा भी मिलता है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे को इश्यू जो भी हुए हैं, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू हुए हैं, हम उनको व्यू कर सकते हैं। सेकंड आता है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। इस सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कभी भी एक्सेस ले सकते हैं और किसी को भी हमारे को डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो हम डिजिलॉकर के थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बात को समझिएगा, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है? जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं हम उसी को शेयर करेंगे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है? किसी भी पर्सन को वेरीफाई करने में। नेक्स्ट आता है इश्यू डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इश्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है वही डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है? एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं वो सारी हमारे को विजिबल होती है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है? अब साइन इन करने के लिए डिजिलॉकर को किस तरीके से हम साइन इन कर सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे, ठीक है? साइन इन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हम साइन इन कर सकते हैं। अगर हमने पहले से हम यूज़र है तो साइन इन करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। स्टेप 3 पे अब अगर हम देखेंगे तो जितनी भी हमारी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी फिल कर देंगे और उसको आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे। डिजी लॉकर को यूज़ करने के लिए हमारे को उसको सबसे पहले आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। फिर हम एक पासवर्ड सेट कर देंगे, ओटीपी आएगा, देन हमारा जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो
प्रिपेयर हो जाएगा। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? ये क्या करता है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जितने भी हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब में जितनी भी कॉस्ट आती है, उन सभी को बिल्कुल एकदम से रिड्यूस कर देता है। टाइमली डिलीवरी और पॉलिसी कॉपीज़, ठीक है? कॉपीज़। अब इसके अंदर क्या होता है जितनी भी हमारी पॉलिसी कॉपी होती है उनकी टाइमली डिलीवरी हो जाती है, ठीक है? मतलब हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी को शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ क्लेम्स एंड सेटलमेंट, जितने भी क्लेम्स एंड सेटलमेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी को ईज़िली हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिंग द अकरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड फ्रॉड। अब इसके अंदर क्या है जितने भी फ्रॉड वगैरह है, अगर हम कहीं और साइट पे स्टोर करेंगे तो वहाँ पर हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ को भी ये क्या करेगा रिमूव करेगा, ठीक है? इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम सेव कर सकते हैं, ठीक है? शेयर कर सकते हैं और विदाउट एनी हैसल, मतलब बिना किसी परेशानी के हम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? एजेंसीज़ को भी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? सबसे आपके मेन दिमाग में आ ही रहा होगा कि जितने भी इश्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ही यहाँ पर वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है? उन्हीं को हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही एक उसको पता होगा कि डिजी लॉकर पर जो भी पर्सन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, वो क्या है? वेरिफाइड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो उसको क्या है? ईज़ी हो जाता है। डिजिलॉकर हमारा वर्क कैसे करता है? इसके अंदर जो मेन होता है हमारा के पास क्या होता है 1 जीबी हमारे को स्टोरेज मिलता है, उसके थ्रू हम जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को हम स्टोर कर सकते हैं। जो-जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम इनको डिजिलॉकर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। डिजिलॉकर हमारा सेफ होता है कि नहीं? या बिल्कुल हमारा सेफ होता है डिजिलॉकर, ठीक है? ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब बात करते हैं ई-हॉस्पिटल के बारे में कि ई-हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ये गवर्नमेंट ने किस लिए प्रोवाइड की है, किस लिए स्टार्ट की है? इसका जो बेसिक पर्पस होता है, वो क्या होता है? विज़न, ठीक है? देख लेते हैं यहाँ पर जो ई हॉस्पिटल का जो विज़न होता है, वो क्या होता है हमारी जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज़ है, जो भी सिटीज़न्स को दी गई है, उसको क्या करना इम्प्रूव करना, ठीक है? ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं अपनी जितने भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो ठीक है, वो सारे ले सकते हैं। अगर हमारे को कोई टेस्ट करवाना है, तो उसकी हम रिपोर्ट भी ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो हमारा ई हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर जितने भी इंटरनल वर्क फ्लोज़ होते हैं, ठीक है? जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कितने बेड्स अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है? कितने रूम्स अवेलेबल हैं, क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमारे को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। बेसिकली ई-हॉस्पिटल का जो मेन मोटिव होता है, वो क्या होता है, हमारी ई-सर्विसेज़ को अच्छा करना, ठीक है? हमारे को टाइमली डिलीवरी करना और हमारी जो सर्विसेज़ है, उसको एफिशिएंटली हमारे तक पहुँचाना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड ऑनलाइन पेशेंट पोर्टल फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज़ लाइक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ठीक है? अब क्या है, सबसे जो बेनिफिट आता है इसका क्या है? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग। अब क्या है कि हमारे को जो भीड़ में लगना पड़ता है, ठीक है? हमारे को हॉस्पिटल्स की लाइन में लगना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उसको वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना टाइम सेव कर सकते हैं और इज़िली हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड एप्लीकेशन रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट। अगर हमारे को कोई हॉस्पिटल में कोई क्वेरी है, तो उसको भी हम ऑनलाइन ही रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई पब्लिक पोर्टल के थ्रू हम उसको रेज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ई-हॉस्पिटल। अगर इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं तो आप सभी को लिख सकते हैं, ठीक है, ईज़िली। क्या होता है कि हमारे को सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, एडवांटेजेस आ जाते हैं इसके अंदर, टाइमली डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, क्विक एफिशिएंट रहता है, ठीक है, टाइम सेविंग रहता है और हम इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये था हमारा ई-हॉस्पिटल का टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ई-पाठशाला के बारे में। ई-पाठशाला भी एक बहुत ही ईज़ी टॉपिक है जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं ई-पाठशाला क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पर फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक की पूरी ऑनलाइन मटेरियल सारा अवेलेबल रहता है। यहाँ पर जितनी भी ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती है, ठीक है? यहाँ पर हम नोट्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, तो ये सारा हमारा ई-पाठशाला का रहता है, ठीक है? इसके एडवांटेज की बात करें तो हमारे को यहाँ पर स्पेशली एक बुक नहीं परचेज़ करनी पड़ती किसी एक टॉपिक के लिए, ठीक है? यहाँ पर हम सारा मटेरियल ऑनलाइन फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम भीम के बारे में। अब ये भीम क्या होता है, ठीक है? भीम क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है, ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्विक ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट बैंक पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक है? स्कैन कर सकते हैं अपने क्यूआर कोड को और किसी से मनी रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी हम यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम मनी को सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी, स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शंस जो भी हुई है हम उनको देख सकते हैं, ठीक है? अपनी प्रोफ़ाइल को चेक कर सकते हैं, उसके बाद हमने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये क्या है बहुत ही ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? इसके थ्रू क्या है हम अपनी डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? ईज़िली एक्सेसिबल है, हमारे को बैंक में बार-बार जाना नहीं पड़ेगा अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है तो, ठीक है? और अगर हमारे को मनी को किसी को ट्रांसफ़र करना है तो हम ईज़िली अपने फ़ोन के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस इसके, ठीक है? और हम देख लेते हैं इसके अंदर और कुछ आता है तो।
ये हमारा एक यूनिक पेमेंट सॉल्यूशन है, ठीक है? जिसको हम बिना इंटरनेट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये इसका मेन पॉइंट आ जाता है, ठीक है? अगर आपको इसको एक्सेप्शंस में लिखना है तो लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा एक यूनिक पेमेंट सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के थ्रू भी हम अपनी ट्रांज़ैक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट ई-हेल्थ कैंपस, ठीक है? ई-हेल्थ कैंपेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ई-हेल्थ कैंपेन होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं ई-हेल्थ कैंपेन। ये क्या होते हैं हमारे जो हेल्थ कैंपेन्स होते हैं इसको ऑनलाइन ही क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसी को बोलते हैं ई-हेल्थ कैंपेन। इसके अंदर जैसे आ गया हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है? एनीमिया मुक्त भारत, हेल्थ केयर हीरोज़ ऑफ इंडिया, तो ये सारे क्या है हमारे कुछ हेल्थ कैंपेन्स, ठीक है? जो कि हमारी गवर्नमेंट रन करती है ताकि क्या कर सके बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। किसके थ्रू? डिजिटली एम्पावरमेंट के थ्रू, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है? इसके जो पर्पस होता है हेल्थ कैंपेन का क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट अ सर्टेन इश्यू। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? जैसे डेंगू की बीमारी हमारे को आ जाती है, तो उस डेंगू की बीमारी को प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में पूरी अवेयरनेस, ठीक है? हम ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर चेंज, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारा बिहेवियर चेंज है, जो पीपल का बिहेवियर है, उस चीज़ को समझकर हम उसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके अंदर जितनी प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं, वो हम ले सकते हैं, ठीक है? लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर कर सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता सकते हैं। आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक इश्यू बिहेवियर यू विश टू एड्रेस। अब इसके अंदर जितना भी एक पर्टिकुलर अगर इश्यू है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी हमारे ई-हेल्थ कैंपेन का जो मेन मोटिव रहते हैं, ठीक है? बेसिकली अगर हम सबसे मेन मोटिव कहें तो क्या रहता है कि लोगों को एजुकेट करना एक सर्टेन इश्यू के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ई-क्रांति के बारे में। ई-क्रांति क्या होता है? ई-क्रांति क्या है? एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर क्या करती है हमारी गवर्नमेंट एन्श्योर करती है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ है, वो लोगों तक ऑनलाइन पहुँचाई जा सके, ठीक है? सबसे मेन मोटिव क्या आता है इसका कि जितनी भी सर्विसेज़ है वो ऑनलाइन लोगों तक पहुँचाई जा सके। जिसके अंदर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा आता है प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन, अगर इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्या आता है? एलिमिनेशन ऑफ एनवीएस। इसके अंदर क्या है कि जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी टैक्सेशन होता है, उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन जो प्रोसेस है, उसको ईज़ी कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है? स्टैंडर्डाइज़ेशन जो हमारा क्या है, जितनी भी सर्विस है, उसका एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं ताकि उसको पीपल ईज़िली एक्सेस कर सके। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन, लोगों को आपस में इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है? एक कैंपेन रन कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड सेल्फ सर्विस, अब जो सारी चीज़ें हैं, वो क्या है ऑटोमैटिकली हो, ठीक है? ऑनलाइन हम क्या है ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट करनी होती है, वो कर सकते हैं। तो सेल्फ सर्विस हम इसको खुद ही खुद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये रहता है हमारा ई-क्रांति का। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? एक्सेस ऑफ रियल टाइम प्राइस इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हमारे को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है? एक जो रेशनल कस्टमर है, ठीक है? वो क्या है यहाँ पर पूरा एजुकेट हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है? इसके बाद आता है ऑर्डर इनपुट ऑनलाइन, जितने भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो सारे हम ऑनलाइन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवेल लोन्स, अगर हमारे को लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम सर्च कर कर पूरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर बेस्ट प्लान के साथ हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारा था हमारा ई-क्रांति का टॉपिक, ठीक है? अब हम एक बार अपनी यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी हमारे पब्लिक पोर्टल थे, पब्लिक पोर्टल होता क्या है बेसिकली इसको जान लेते हैं। पब्लिक पोर्टल के अंदर हमारा फर्स्ट आता है, ठीक है? पब्लिक पोर्टल के अंदर फर्स्ट हमारा आरटीआई आता है। आरटीआई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आरटीआई क्या होता है बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इसके अंदर हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? कि गवर्नमेंट के अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? कितना लॉस हो रहा है, क्या टर्नओवर है, ये सारी चीज़ें हमारे को कंपनी के बारे में बेसिकली यहाँ से पता चल जाती है। पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल बेसिकली होता क्या है? पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल ये होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी सारे पोर्टल्स हैं, उसको क्या कर सके एक आम पर्सन, ठीक है? जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ एक आम आदमी, तो मैं आम आदमी क्या कर सकता है इन सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको ईज़िली ट्रांसपेरेंटली सी कर सकता हूँ। तो यही होते हैं हमारे पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा आरटीआई, ठीक है? आरटीआई हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके अंदर क्या सारी हम गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? और गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती। फीचर क्या है इसके फुली डिजिटलाइज़, ठीक है? सारी डिजिटलाइज़ है, हमारे को ऑफलाइन गवर्नमेंट के पास नहीं जाना, कहीं धक्के नहीं खाना, लाइन में नहीं लगना, टाइम सेविंग है, ठीक है? सेंट्रली डिस्प्लेड एंड करेक्टेड, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी आरटीआई की कितनी रिक्वेस्ट है, क्या उसका स्टेटस है, कितने दिन में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये होगा हमारा आरटीआई। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हेल्थ पोर्टल। इंडियन हेल्थ पोर्टल, ठीक है? सेम अभी मैंने आपको बताया कि क्या करना, जितनी भी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उस सभी को प्रोवाइड प्रोवाइड करना। हेल्थ के बारे में जितनी जैसे बेड्स कितने अवेलेबल हैं, कितनी रूम अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं, किसके थ्रू? इंडियन हेल्थ पोर्टल के थ्रू, ठीक है? फीचर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज अवेलेबल है, ठीक है? मल्टीलिंगुअल मतलब अगर हमारे को हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में, मराठी, ठीक है? संस्कृत, गुजराती ये सारी लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? ये हो गया हमारा इंडियन हेल्थ पोर्टल, ठीक है? आरटीआई के बारे में हमने देख लिया जितने भी हमारे
यूटिलिटी पोर्टल थे, उनके बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट सेकंड आती है हमारी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन द साइबर स्पेस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वही होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे आ गए हमारे कंप्यूटर का यूज कर हमने अगर कोई कम्युनिकेशन की है, फ़ोन्स, ईमेल, वीडियो, इन सब चीज़ों के थ्रू अगर हमने कोई कम्युनिकेशन की है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है कि अगर हम कोई अनदर कंट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं किसी अदर कंट्री से हूँ और जो सामने वाला पर्सन है वो अदर कंट्री से मेरे को इंटरैक्ट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हम ईज़िली वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन सोर्स के थ्रू। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमारा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है? हमारी जो कॉस्ट सेविंग है, जो हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, वो सारा रिड्यूस हो सकता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, वो हमारी बेस्ट कम्युनिकेशन मानी जाती है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देख लेते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी वायरलेस टेलीफ़ोन होते हैं, ठीक है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कोई भी हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ज़ूम हो गया, गूगल मीट हो गया, तो इन सब के थ्रू भी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वही होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी मेल कर रहे हैं किसी को, तो वो भी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर हम क्या है किसी को मेल कर रहे हैं, तो यही आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सेकंड टाइप आता है हमारा ब्लॉग्स। अब आज आज के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि कितने सारे पार्ट हो चुके हैं। ब्लॉग्स क्या होता है, बेसिकली एक किसी भी टॉपिक के बारे में कोई चीज बताना, ठीक है? यही होता है हमारे ब्लॉग्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे हमारा ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है? अगर कोई भी टॉपिक हम उठा लेते हैं जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक क्या है? एक हमारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है? और अपने सोशल मीडिया को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके इसके अंदर हम क्या है, कोई भी अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और जो अनदर पर्सन है, उसके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया दिस प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? जो हमारा फेसबुक है। इसके बाद अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम भी एक इसी तरीके का प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या है, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्या है? ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब हम ऑनलाइन मेथड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ को शेयर कर पा रहे हैं, स्टेटस डाल पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा टाइम सेव करता है, कॉस्ट सेव करता है, ठीक है? वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते हैं और 24 आवर्स की हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है? कभी भी तुम इसको एक्सेस कर पाते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। सेकंड बात करते हैं कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को सबसे बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी के साथ कोलैबोरेट करना, ठीक है? मैं सपोज़ एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं क्या कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है? मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ, मतलब किसी और पर्सन को अपने साथ ला सकता हूँ और दोनों मिलकर हम ये वीडियो बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज एनहांस होगी, ठीक है? हमारे को और एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सामने वाला पर्सन है उसको और अच्छे से समझ आएगा, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? और बेटर रिजल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिव प्लेटफ़ॉर्म। कौन-कौन से ऐसे कोलैबोरेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं? फर्स्ट आता है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है? जो हमारा मैसेंजर वगैरह होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं, हमारे इनबॉक्स होते हैं, ये सारे आते हैं हमारे कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में। सेकंड आता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब जो हमारे गूगल मीट हो गया, ज़ूम हो गया, इन सब पर भी क्या कर सकते हैं, आपस में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ आ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टास्क मैनेजमेंट, ठीक है? ये कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन के साथ आकर अपने स्टोरेज को फिल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा आइडिया एंड नॉलेज मैनेजमेंट। और जो हमारा लास्ट आता है एनीडेस्क। एनीडेस्क भी क्या है, हमारा एक कोलैबोरेटिव प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? उसको अपना एक्सेस दे सकते हैं और अपने काम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा कोलैबोरेशन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। कोलैबोरेशन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है? और इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, ठीक है? हर एक जो पर्सन है वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? हमारा टाइम सेव करता है, ठीक है? कॉस्ट सेव करता है। जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो हमारी
नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है टूल्स प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। जितनी भी हमारी ऑनलाइन लर्निंग है उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यूडेमी बिजनेस हो गया, स्किल शेयर हो गया, लिंक्डइन लर्निंग, कोर्सेरा, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। जैसे सबसे बेस्ट हम बात करते हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अनअकैडमी, ठीक है, बायजूस हो गया। ये क्या है, हमारे कोर्स को लॉन्च करते हैं, हमारे कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करते हैं। इसके थ्रू क्या है, हम घर बैठे-बैठे अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, साथ में डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हम क्या है, लेज़ी हो सकते हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो हमारा फिजिकल फैक्टर है, ठीक है, जो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएँगे, खाली एक स्क्रीन पर बैठे रहेंगे, इससे हमारी आइज़ पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे कुछ आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके एडवांटेजेस कई ज़्यादा है, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो। तो ये आते हैं हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये टॉपिक में हमारा क्लियर हो गया। इसके अंदर आप सभी बस 2-3 टाइप को रिमेंबर कर लीजिए। अगर कोई भी टॉपिक आता है तो उसके ऊपर आप बना के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा कोलैबोरेशन यूजिंग फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सिंपल, अभी मैंने आपको ऊपर जो बताया कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसी से सिमिलर है कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे फाइल शेयरिंग करनी है तो कोई एनीडेस्क, ठीक है, अभी मैंने आपको ऐप के बारे में बताया, एनीडेस्क। एनीडेस्क क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने पीसी का एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। अगर हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो सामने वाला पर्सन क्या है, हमारे पीसी का एक्सेस लेकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये भी क्या है, कोलैबोरेशन, ठीक है। ऐसी मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम क्या है, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यूनिट सेकंड भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आई होप समझ आ गई हेलो होगी। फ्रेंड्स। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी थर्ड यूनिट आती है हमारी टुवर्ड सेफ एंड सिक्योरिटी साइबर स्पेस। अब इसके अंदर हम बात करेंगे जितने भी हमारे साइबर स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे इशू आते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज आती है, मिसलीडिंग एक्टिविटीज आती है, उन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी होती क्या है। अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें कि क्या होता है कि एक पर्सन जो अलोंग होता है, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे पर्सन्स को इंटरप्ट करता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको बताना चाहें कि ऑनलाइन प्राइवेसी होती क्या है कि एक जो पर्सन है वो ऑनलाइन सेफ है, ठीक है, अपने जो पासवर्ड्स वगैरह है, उसकी जो वेबसाइट है, उसका जो अकाउंट है, उन सब चीजों से वो क्या है, प्राइवेट रहे, ठीक है, उसकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। तो ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब यही रहता है बेसिकली, जो हमारा पर्सनल डाटा है, ठीक है, जो हमारी जो फाइल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारी हमारी मिसप्लेस ना हो, ठीक है, उसके अंदर जो वीक पासवर्ड ना हो। तो यही रहती है हमारी पर्सनल प्राइवेसी, ठीक है। इसके अंदर जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो एक मिथ, ठीक है, हम मिथ्स को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्राइवेसी होती है वो कंसर्न नहीं होती है, वो क्या है, हमारे जो कनेक्टेड वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास के फ्रेंड्स वगैरह हैं, इन्हीं सब से रिलेटेड होती है, ठीक है। यही हमारे हैकर्स होते हैं, यही हमारी जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हैं इन सबको करते हैं। तो ऑनलाइन प्राइवेसी हमारी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन प्राइवेसी के थ्रेट्स क्या क्या आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा वीक रीयूज पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए आसान चीज है। आसान चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पासवर्ड वगैरह है वो हमारे कहीं और पासवर्ड लगे, तो हमारे को ज्यादा याद ना करना पड़े, इसलिए हम वही पासवर्ड को दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे जो हैकर्स वगैरह है उनको क्या है, आसानी हो जाती है, वो क्या इजीली इस पासवर्ड को फाइंड आउट कर पाते हैं और इसका मिसयूज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो थ्रेट आता है वीक रीयूज पासवर्ड। हमारे को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बनाना चाहिए ताकि जो हमारी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर शेयरिंग। जब हम एक ही चीज को अलग अलग सोर्सेज में शेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, जो हैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर दूसरी जगह शेयर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा IoT डिवाइसेस। अब जितने भी हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जहां पर हम क्या है, जो शॉपिंग लिस्ट होती है, ठीक है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारे जो पर्सनल डाटा होता है, वहां पर क्या है, हमारी ये सारी चीजें जो IoT डिवाइस, जो हमारे डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि हमारे बहुत सारे हैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है और कॉन्स्टेंटली हमारी बातें सुन रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, जितना भी सारा डाटा है उन सभी के पास हमारा है। हम टेलीविजन देख रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कोई टाइम बिता रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर भी हैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे को क्या है, अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अनसिक्योर्ड वेब ब्राउजिंग। अब कोई ऐसी साइट है जहां पर हमारे को नहीं पता, लेकिन हम फिर भी उसको ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, अनसिक्योर साइट है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई वो सिक्योर साइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ब्राउज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, हमारे वायरसेस आने के चांसेस, ठीक है, हमारी हैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये वाला फैक्टर भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अब जितने हमारी जो हैबिट्स होती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स पर, यही हमारी प्राइवेसी को वीक कर देती है, ठीक है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, जो हमारे बहुत सारे
बड़े-बड़े इश्यूज को क्या क्रिएट कर देती है। इसके अंदर क्या आ सकता है, जो हमारा डाटा ब्रीच क्या होता है, जो हमारे को हमारी परमिशन के बिना, डाटा ब्रीच एक सिंपल भाषा में बोले तो हमारी परमिशन के बिना हमारा डाटा कोई और एक्सेस कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम डाटा ब्रीच, जहां पर हमारा जो पर्सनल डाटा है वो पब्लिकली कर उस यूज किया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ये भी हमारी कुछ थ्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी हैकिंग हो जाती है। साइबर अटैक्स, अब आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो इंटरनेट पर बहुत सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टेक स्किल्स को इंटीग्रेट करके हमारी जो डाटा है उसको मैनिपुलेट करते हैं, हमारी हैबिट्स को खराब कर देते हैं, ठीक है। हमारा अगर कोई लिंक वगैरह आ जाए तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फ्रॉडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक लिंक शेयर करते हैं, उसके लिंक पे आपको बोलते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, या फिर आपका कोई ओटीपी वगैरह आएगा, ठीक है। वो ओटीपी अगर आप बता देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में से सारे पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके के साइबर अटैक्स हम सभी ने देखे होंगे। तो यही था हमारा साइबर प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो क्या आता है हमारा थ्रेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। अब हमारे जो थ्रेट्स क्या क्या है, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं जो हमारा आता है फर्स्ट रैंसमवेयर। इसको हम सिंपल भाषा में, ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है। इसके रैंसमवेयर क्या होता है, कोई भी हमारा डाटा क्या रीड कर रहा है हमारी परमिशन के बिना, इसी को बोलते हैं रैंसमवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा अटैक्स वाया कंप्राइज्ड आईओटी डिवाइसेस। अब ये सारी चीजों के मीनिंग आपको बस बेसिकली पता होने चाहिए, अगर कोई आ जाता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। अटैक्स बाय कॉम्प्रोमाइज आईओटी डिवाइसेस, मतलब मैंने अभी आपको बताया जितने भी हमारे, जैसे अभी ये फायर स्टिक वगैरह आ गई, टेलीविजन आ गए, ठीक है, रेडियोज आ गए, तो ये सारी चीजें जितनी भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे को सुन रहे हैं, हमारी जो बातें उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई सिस्टम इसमें लगा रखा है तो वो उसके थ्रू भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड सिक्योरिटी इश्यूज। हम जब डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी कभी कभार क्या है, वो डाटा स्टोर ना होकर कहीं दूसरी साइट पर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वरलेस एप्स वल्नरेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो सर्वरलेस एप्स होते हैं, ठीक है, जहां पर हमारे को साइट पर ही जाकर सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो वहां पर हमारे जो हैकिंग के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, बेसिकली एक सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो कोई भी अगर आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, ठीक है, कुछ किसी को अपना ओटीपी बता दिया, या कोई एप्स के थ्रू, कोई साइट के थ्रू अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हैं किसी भी लिंक पर, तो उसी को बोलते हैं फिशिंग। वहां पर हमारे जो हैकिंग के चांसेस हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैकिंग। हैकिंग तो सिंपल आप सभी को पता ही कि हमारा जो डाटा है उसको लीक करना, ठीक है, उसको ले लेना, तो उसी को क्या बोलते हैं, हैकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा लीकेज। अगर बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जो कि सिक्योर साइट्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो लीक हो सकता है। एक बार फर्स्ट रैंसमवेयर, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है वो हमारी परमिशंस के बिना क्या कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमारे से मांगा जाता है कि उसको वो ओपन कर देंगे, ठीक है। हमारा जो डाटा है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ मनी मांगा जाता है ताकि वो उसको दोबारा से रीओपन कर सके, इसी को बोलते हैं रैंसमवेयर। तो कुछ इस तरीके के थ्रेट्स हमारे को देखने को मिलते हैं हमारी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच अगर हम सिंपल भाषा में बोले, मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना या फिर ले लेना हमारे सिस्टम में से हमारी नॉलेज के बिगैर, हमारे को परमिशन हमने नहीं दी लेकिन हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो गया, ठीक है, उसको किसी ने और ने ले लिया, तो ये हो गया हमारा डाटा ब्रीच एंड साइबर अटैक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये वाला क्वेश्चन मेन है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक मेथड होता है जिसके अंदर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है एक सिस्टम को एक हैकर के लिए हैक करना, ठीक है। इसके अंदर जो हैकर है वो भी फेल होने के उसके 99.9% चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर पूरा एक चेन सिस्टम होता है जिसको हैक करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी क्या है, एक सिक्योर वे में, एक इस मैनर में रहती है कि उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ पब्लिक इन सेवरल डाटाबेसेस। हमारा जो डाटा है वो एक जगह स्टोर नहीं रहता, वो बहुत सारी जगह स्टोर रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं चेन। एक नेटवर्क के थ्रू हमारा जो पीयर टू पीयर, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो क्या लिखा आता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप डाटा है, मतलब वो सामने वाले दूसरे पर्सन को जिसको हमने भेजा है सीधा उसी के पास जाएगा, बीच में कहीं पर उसको कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है, पीयर टू पीयर नोड्स, मतलब जो हमारा डाटा है जिसको हम अपना सेव करके रख रहे हैं तो वो हमारे को शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है, जो हमारी प्राइवेसी है वो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। वाई इज ब्लॉकचेन पॉपुलर? ब्लॉकचेन पॉपुलर क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हमारा जो डाटा है वो चेन्स के अंदर स्टोर है, ठीक है, चेन के फॉर्म में स्टोर है, जिसको हैक कर पाना मुश्किल है, ठीक है। इसके अब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारा हाईली सिक्योर, जो हमारा डाटा है वो हाईली सिक्योर रहता है, ठीक है।
अलग अलग फॉर्म्स में रहता है, हाईली सिक्योर रहता है, इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है, हमारे को जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है जैसे गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, वो ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को करती है, ठीक है, क्योंकि किसके साथ, एक यूजर के साथ। अब जैसे मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ तो मेरी परमिशन के बिना मेरे से सबसे पहले पूछा जाएगा, तभी उसको क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज, मतलब किसी और को अगर मेरे को शेयर करना है तो सबसे पहले मेरी परमिशन ली जाएगी, उसके बाद उसको शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन कैपेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या आता है, ऑटोमेटिक हम पेमेंट्स कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह पेमेंट्स, ये सारी जो क्राइटेरिया है ये सारा हमारे को हमारी परमिशन के बिना इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। अब ये वर्क कैसे करता है, सबसे जो मेन आता है क्रिप्टोग्राफिक मींस पीयर टू पीयर नेटवर्क। सबसे पहले बेसिकली एक मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या है, प्राइवेट की और पब्लिक की, जिसके अंदर हम अपने ट्रांजेक्शन को कर देते हैं, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अपने डाटा को सारा स्टोर कर देते हैं, और यही होता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हो गई हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एडवांटेजेस के हमने देख लिए, एडवांटेजेस अगर इसमें एग्जाम में आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या हमारे इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करके रखता है, ठीक है, चेन फॉर्म में होता है, ठीक है, 24 अवेलेबल होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या सिक्योरिटी इशू लिए हैं, ठीक है, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए कि हमारी जो साइबर क्राइम है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सबको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले। सेंट मोर देन 100 करोड़ एसएमएस ऑन साइबर क्राइम अवेयरनेस टू पब्लिक। अब 100 करोड़ से ज्यादा एसएमएस जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक पब्लिक को भेज दिए कि वो अवेयर हो सके कि जितनी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज है किसी भी ओटीपी पर क्लिक ना करें, ठीक है, और कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल और इन्वेंशन ऑफ साइबर सेफ थ्रू वीडियोस, ठीक है। अब बहुत सारी वीडियोस निकाली गई हैं, ठीक है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी हैकर्स वगैरह है, मतलब जिसके साथ भी कुछ हुआ है तो उसने अपनी वीडियो बनाकर डाल दी है ताकि जिससे जो लोग हैं वो अवेयर हो पाए। नेक्स्ट, माय गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड 14C फॉर द पब्लिक और टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम थ्रू मल्टीपल मीडियम्स। अब बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या है अपनी वीडियोस बनाकर, ठीक है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इन सब के थ्रू क्या है जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने की कोशिश करिए ताकि जो हमारा साइबर क्राइम है वो कहीं ना कहीं कम हो पाए। तो ये बहुत सारे स्टेप्स है गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। आप 2-4 स्टेप्स कोई भी देख सकते हैं और वही लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट करते हैं अपनी 4th यूनिट। 4th यूनिट आती है हमारी एथिकल इश्यूज इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो अब हमारी डिजिटल वर्ल्ड में कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज मतलब हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारी एथिकल इश्यूज में। और इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा नेटिकेट। नेटिकेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, नेटिकेट होता है हमारा बिहेवियर, कि हम किस तरीके से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है, मतलब हम बोलते तो नहीं है, हम अपनी सोशल मीडिया पर कुछ बोलते तो है नहीं, हम क्या है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, ठीक है, अपनी जो टाइप कर रहे हैं उस चीज से हम पता लगाते हैं कि हम सोशल मीडिया पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं नेटिकेट, मतलब हमारा बिहेवियर, ठीक है, सोशल मीडिया पर किस तरीके का है। सो फर्स्ट आता है हमारा बी कॉशियस विद स्कैर स्कैम। अगर हमारे को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ठीक है, तो क्या है हमारे को कॉशियस रहना पड़ेगा। जब भी हम ऑनलाइन कोई भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो हमारे को कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर अनसिक्योर साइट है, ठीक है, कोई भी ऐसी साइट है या फिर कोई भी ऐसा लिंक है तो उससे हमेशा क्या है कॉशियस, मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नेवर सेंड स्पैम। अगर कोई आपको लग रहा है कि ये कंटेंट यूजफुल नहीं है या फिर ये क्या है इसमें अंदर मिसलीडिंग एक्टिविटीज है तो उस कंटेंट को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे के साथ भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। नेक्स्ट आता है यूज गुड ग्रामर। अब जब भी आप अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज करो तो उस टाइम पे हमेशा गुड ग्रामर का यूज करना चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी आप टाइपिंग करेंगे उसी से आपका बिहेवियर पता चलेगा कि सोशल मीडिया पर आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीडर योर ईमेल एड्रेस। अपना ईमेल एड्रेस हमेशा कंसीडर करें। अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी अगर आपने प्रोफेशनलिज्म अपनी दिखानी है तो अपना ईमेल एड्रेस को जरूर मेंशन करें, ठीक है। आपको अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, किसी को मेल कर रहे हैं तो अपना ईमेल एड्रेस का जरूर यूज करें। नेक्स्ट आता है अवॉइड द टेम्पटेशन टू ओवर शेयर। अब कोई भी एक चीज है उसको बार बार शेयर ना करें, ठीक है। इससे भी क्या है हमारे हैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी जो ठीक है जो हमारे बिहेवियर है उसको क्या है बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। उससे हमारा पता चलता है कि हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डोंट टाइप इन ऑल कैप्स। कैप्स मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, हमेशा सारे वर्ड्स को कैपिटल लेटर में ना लिखें, ठीक है। कोई इटैलिक, बोल्ड फेस, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं बजाय कि सारे कैपिटल लेटर। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस द गोल्डन रूल, ठीक है, कि अगर ट्रीट पीपल यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। अब क्या है आपको बहुत सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन उसको इस तरीके से
डील करना है कि आपका क्या है, आपको मिसलीडिंग एक्टिविटीज का सामना ना करना पड़े, ठीक है। मतलब आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा सही है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आप ये नहीं कि परेशान हो जाए, ठीक है, उसको सामने वाले को ज्यादा गुस्सा करें, तो आपका जो बिहेवियर है वो क्या है, काम रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड राइट्स ऑफ अदर। हमेशा अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए और सामने वाले पर्सन की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखें, ठीक है। जितनी भी मेल होती है, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू साइन द मेल एट द एंड। जो हमारी मेल होती है उसको हमेशा साइन इन करके रखें, ठीक है, उसको साइन इन करना ना भूलें। तो ये आती है हमारी कुछ टिप्स, ठीक है, जिससे हमारा जो एटिकेट्स है वो क्या है इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ थी हमारी हैबिट्स, जिससे क्या है हमारा जो नेटिकेट्स है वो क्या इंप्रूव हो सकता है, हमारा जो बिहेवियर है वो सोशल मीडिया पर इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एथिक्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अब डिजिटल कम्युनिकेशन करते समय हमारे क्या क्या एथिक्स रहते हैं। फर्स्ट आता है बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। जब भी आप डिजिटल कम्युनिकेशन करें तो हमेशा सच्चाई के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ करें। ऐसा नहीं कि सामने वाले पर्सन को आप कुछ गलत चीज भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर गलत प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें। एक्टिव लिसनिंग, जब भी आप डिजिटल कम्युनिकेशन करें तो सामने वाले पर्सन की बात पूरी सुने, सबसे पहले उसको सुने। नेक्स्ट आता है स्पीक नॉन जजमेंटली, ठीक है। आप सामने वाले को जज ना करें, ठीक है, कुछ इस तरीके का ना बोले कि वो आपको फील करे कि आप उसे जज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्पीक फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से ही बात को करें, ठीक है, कहीं ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें गलत है। नेक्स्ट आता है कंसीडर द रिसीवर प्रेफरेंट कम्युनिकेशन चैनल। अब जो सामने वाला पर्सन चाह रहा है उसी के फेवर में बात करें तो क्या पता वो ज्यादा खुश हो जाए, ठीक है, आपसी बात से, और आपको बॉस है तो वो आपको इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करें, पहले परेशान ना हो जाए। तो ये कुछ हमारे एथिक्स आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एथिक्स इन साइबर स्पेस। एथिक्स इन साइबर स्पेस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आता है हमारा डू नॉट एक्सेस एनी डाटा सिस्टम और नेटवर्क विदाउट एनी अथॉरिटी और परमिशन। सबसे पहला जो हमारा साइबर स्पेस के अंदर एथिक्स आता है कि किसी भी पर्सन के डाटा को, सिस्टम को, नेटवर्क को उसकी परमिशन के बिना एक्सेस ना करें। तो यही आते हैं हमारे एथिक्स इन साइबर स्पेस। आई होप आप सभी को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने सारी यूनिट्स कवर कर ली हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट का पूरा हर एक टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिट सेकंड है इसके अंदर हमारा कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ सकती है आपकी, सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपके आ सकते हैं, और नेटिकेट्स, ठीक है, आपके जो सोशल मीडिया पर जब आप उसको यूज करते हैं तो आपका क्या बिहेवियर रहता है। तो ये सारे टॉपिक्स कुछ आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम एक बार डिजिटल एम्पावरमेंट को भी देख लेते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या रहता है हमारा। बेसिकली डिजिटल एम्पावरमेंट मैंने आप सभी को बता ही रखा है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर भी लेकिन हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम डिजिटली एम्पावर्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी होती है, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। जो आपकी डिजिटल एम्पावरमेंट होती है वो क्या आपको डिजिटल लिटरेसी एम्पावर करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हर एक सिटीजन के लिए जो हमारे डिजिटल एम्पावरमेंट की नीड रहती है, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट क्या होगा, उसको यूज करने के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, ठीक है। जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है वो यूनिक रहती है, लाइफ लॉन्ग रहती है, ऑथेंटिकेबल रहती है। मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, एनेबलिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन डिजिटल एंड फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, मैं इसको पीडीएफ को आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है डिजिटल एम्पावरमेंट में तो आप प्रीवियस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। सो आज हमने इस वीडियो में पूरा अपना डिजिटल एम्पावरमेंट का कोर्स फिनिश कर लिया है, ठीक है, पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में हमारा हर सेमेस्टर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। इस बार के मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपकी ज़्यादा डिमांड की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।